गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोग का काव्य खंड में 3rd चैप्टर पूरा हो गया था। अब इसका गद्य खंड का 4th चैप्टर है जावेद हुसैन। फोर्थ है आपका सांवले सपनों की याद। सांवले इसमें छोटी सी चिड़िया है उसके बारे में बताया गया है और जो सालिम अली है वो उन्हें क्या करते हैं, पालते हैं। उसके बारे में इसमें लिखा है, पढ़ते हैं, समझाते चल रहे हैं। ठीक है, पहले इनका परिचय देख लेते हैं जावेद हुसैन का कि जावेद हुसैन का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म, इन्होंने जो लिखा है ये है जावेद हुसैन। ठीक, इनका जन्म हुआ था जन्म सन 1945 में। 45 में कहाँ पर हुआ था? बिहार में। बिहार प्रदेश के नालंदा जिले के ग्राम में हुआ था। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। उपाधि प्राप्त करने के बाद वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक भी हुए। वे आरंभ से ही देश की राजनीति में सक्रिय रहे। वो आरंभ से क्या थे? देश के जो राजनीति थी उसमें सक्रिय रहते थे। सन 1977 में मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता। कितने में? सन 1977 में इन्होंने क्या किया? मुंगेर विधानसभा का सभा का चुनाव जीता। और मंत्री पद प्राप्त किए। सन 1995 ईस्वी में वे बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए। राजनीतिक होने के साथ साथ अपने अनुभवों को उन्होंने विविध प्रकार से गद्यबद्ध किया। और उन्होंने क्या किया? 1995 में क्या किया? सन 1995 में वे क्या किए? वे बिहार विधान परिषद का क्या किया? चुना के सभापति हुए। इनकी रचनाएं क्या थी? डोली दीवी मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। लोंगा, एक नदी वेद भरी आदि, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषता इनकी क्या है कि जो जावेद हुसैन थे वो हिंदी, उर्दू
तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार थे। मतलब तीन क्या थे, तीन सब्जेक्ट का इनका नॉलेज अच्छा था। क्या क्या था, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को वाणी दी। जाबिर हुसैन की डायरी कला विशेष चर्चा होती रही है। उन्होंने विशिष्ट व्यक्तित्वों पर प्रभावपूर्ण डायरियां लिखी। भाषा शैली इनकी क्या है कि जाबिर हुसैन की भाषा शैली कलात्मक है। भाव अनुभवों से जन्मते हैं और फिर लेखन कला में ढलते हैं। सांवले सपनों की याद एक ऐसा गद्य लेख है जिसे ना तो संस्मरण माना जा सकता है और ना रेखाचित्र, और ना ही इसे वास्तविकता का सही आकलन होता है। वास्तव में उनके शब्द व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र उपस्थित कर देते हैं। वे शब्द से अशब्द की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा में संस्कृत के प्रचलित शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्दों तथा उर्दू के शब्दों की अधिक रुचि दिखती। जो जाबिर हुसैन थे उनके क्या थे, उनके जो शब्द थे उनमें तद्भव जैसे शब्दों का और उर्दू जैसे शब्दों का क्या था, उसमें रुचि इनकी थी। इनकी भाषा में अनुरोध, प्रकृति, अनुभव, संभावित जैसे प्रचलित संस्कृत शब्द हैं। तो उर्दू की हिफाजत, हिदायत, सैलानी, वकालत के शब्द भी हैं। सोता, पक्षी, माखन, हाड़, मौत जैसे शब्द भी आते हैं। अंग्रेजी के भी शब्द इनकी सौभिकता के साथ आए हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। एक परिंदा है, वो क्या कर रहा है, वो सामने सपनों का क्या कर रहा है, हुजूम को मौत का खामोश वादी तरफ अग्रसर हो रहा है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे सालिम अली। इसमें क्या है, एक परिंदे की बात की गई, परिंदा मीन्स पक्षी की बात की गई है जो सामने सपनों की तरह एक आगे की ओर बढ़ रहा है। और क्या कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो सालिम अली है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन मतलब होता है दूसरी जगह चले जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। विलीन मतलब होते जा रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसाओ। जो ये सालिम अली है वो जीवन का एक गीत गाया, और गीत गाने के बाद क्या किया, वो जिंदगी का आखिरी गीत था और वो मौत के गोद में चला जाता है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई दिल की धड़कन भी दे दो उसे और जिस्म की हरारत मीन्स क्या होता है, गर्मी, फिर भी वो दोबारा जिंदा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। एक पक्षी है जो मर चुका है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कोई नहीं ऐसा कुछ है कि उसे वो दोबारा वापस जगा सके। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। ये क्या बताया जा रहा है, जो पक्षी है उसे क्या कर रहे हैं, आदमी की नजर से देखा जा रहा है। यहाँ उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और प्रकृति की नजरों से नहीं,
आदमी की नजर से देखने को उत्सुक हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर या गाकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसे ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। इन्हीं ने क्या किया था, इन्हीं ने पक्षी जो परिंदा है उसके बारे में बताया था, कैसे सालिम अली जो है उनसे कैसे पक्षियां जितनी हैं उनसे प्रेम था और वो पक्षी क्या करता होता है, मर जाता है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कुछ कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरा घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज में पर सभी किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भूरे भरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथको मतलब क्या होता है? मिथक जो प्राचीन होते हैं, पुरा कथाओं का तत्व होता है जो अपनी स्थितियों के अनुसार हम लोग अपने अनुसार ढाल देते हैं। मिथकों की दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे जिसे हाँ, तो क्या बता रहे थे इसमें कि जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को क्षति 100 वर्ष का समय तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं थी जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन। क्षितिज मतलब होता है जहां पर आकाश और धरती का मिलन होता है। फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था।
जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने को कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने का मतलब होता है बनाना। उनके जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। जो सालिम अली की जो क्या थी, साथी थी, या हम सफर कह सकते हो। कौन सी जीवन साथी? तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। वातावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, मतलब ये दोनों की क्या है, मौत हो चुकी है। कौन बच्चा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच सुगंधित होता है। सौंधी मतलब होता है सुगंधित माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉलो ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती थी ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिखे, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज्यादा जानती हैं। एक पक्षी है, क्या है, गौरैया है, जो क्या कर रही है, लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। और वो इतना जानती है कि जो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा है उससे भी अधिक जान रही है। वे सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वहां गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी, सहज स्वाभाविक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनसे परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस
अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा लग रहा है कि सालिम अली वापस आएंगे, क्या तब तक हम उसको ये मान ले कि नहीं, सालिम अली अभी नहीं है? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे या ना? इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे जो पाठ है उसके बारे में बता रहे हैं, वो सालिम अली के बारे में बताया गया था कि वे कौन थे। सालिम अली एक अंतहीन यात्रा पर, सुनहरे परिंदों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की वादी की ओर बढ़ रहा है। सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझा लादे अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार चले हैं। अब उन्हें कोई वापस नहीं लौटा सकता। मानो वे भी एक ऐसे पक्षी हैं जो अपना अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों। सालिम अली जीवन भर इस बात से क्षुब्ध रहे कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं और क्या करते हैं, लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों आदि को अपनी नजर से ही देख रहे हैं, लेकिन कोई पक्षियों को उन्हीं की नजर से नहीं दिखता। हम चाहे पीयूष कुमार, तो क्या बताया जा रहा है इसमें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो झरने हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, हम अपनी नजर से देख रहे हैं, लेकिन जो पक्षियां हैं, जो पक्षी लोग हैं, उन्हें हम उनकी नजर से क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं तो वहां भी पक्षियों को देखकर उन्हीं की तरह गीत गुनगुनाएगा। जो पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर उनके साथ गीत गुनगुना सकता था। किसी को नहीं पता कि कब कृष्ण ने वृंदावन से रास लीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन वाटिका में विहार किया था, परंतु आज भी हम यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है जैसे कोई अभी आकर अचानक वंशी की धुन से वातावरण को संगीतमय बनाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं अपनी नजर से चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको अनुभव करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जो सालिम अली थे वो क्या थे, कमजोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष कुछ समय वे क्या थे, कैंसर से पीड़ित थे, उन्हें बीमारी थी, और जो इसलिए उनको बीमारी थी क्योंकि वो क्या करते थे, वो खोज करते थे, लंबी लंबी यात्रा पर जाते थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा थक जाते थे और अंतिम सांस तक पक्षियों की तलाश करते रहते थे और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। वो सोचते थे कि ये जो पक्षी है जितने भी, वो कैसे आजाद रहे और उनको हम क्या कर सके, उनको हम सुरक्षित रख सकें। तो इसी के तलाश में वो हमेशा निकलते थे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद उतरी। वो हमेशा क्या करते थे, हमेशा ही वे आंखों पर दूरबीन लटकाए और पक्षियों की खोज में निकलते थे कि इनकी तलाश की जाए और इनको सुरक्षित रखा जाए।
फिर उसके बाद है कि उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, ये बताया जा चुका है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो पाठ का सार है कि पाठ में जो आपको दिया गया है उसका मतलब यहाँ पर क्या है। प्रकृति प्रेमी सालिम अली केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तान बनने से बचाने का अनुरोध लेकर गए थे। किसके पास गए थे? चौधरी चरण सिंह के पास गए थे। लेकिन क्या हुआ था उनकी बातें सुनकर, क्योंकि वे मतलब चौधरी जो थे, चौधरी सिंह थे, वे सालिम अली की बातें सुनकर उनके विचारों से प्रभावित हो गए थे, भावुक हो उठे। आज वे दोनों क्या थे? दोनों का व्यक्तित्व नहीं रहा, ना सालिम अली का ना चौधरी चरण सिंह का। और ऐसा सदमा क्यों था इनको? सालिम अली को क्यों था ऐसा सदमा कि वो पक्षियों की तलाश करते थे और क्या करते थे? उनको सुरक्षित रखते थे। कारण ये था कि उनके घर पर, जो सालिम अली का घर था, उनके घर पे एक पक्षी आती थी। अब वो बहुत ज्यादा ही उनको प्रिय थी। किसको? दोनों को, जो सालिम अली थी और उसकी जो पत्नी थी तहमीना, उन दोनों को बहुत ही प्रिय थी। उन दोनों की सभी बातों को वो जानती थी, उनके रहस्य को जानती थी और उनसे बहुत ही ज्यादा लगाव था। वो क्या होता है एक दिन कि सालिम अली से बचपन में क्या हुआ तो उससे एक और है कि मौत हो जाती, घायल हो जाती है और वो मर जाती है। तब से वे उन्होंने क्या किया? वे पक्षियों के लिए दीवाने हो गए, उनकी खोज करने लगे। तो यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है कि उनसे बचपन में एक गलती हो गई थी और उसके वजह से क्या थी, वो चिड़िया मर जाती है। उसके बाद से उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि नहीं, मुझे इनको हर जगह पर उनकी अपनी एक जगह होगी, उनकी तलाश की जाएगी, उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उनके लिए एक क्या बनाया जाएगा, एक ऐसा घर हो कि उसमें पक्षी रह सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जब वो चौधरी चरण सिंह से बात करने गए तो उस टाइम वे बात तो की है, लेकिन कुछ समय बाद दोनों की मौत हो जाती है। कैंसर से उनकी मौत हो जाती है सालिम अली की, और उनकी प्रकृति से मौत हो जाती है। इसमें यही बताया गया है। यहाँ तक समझ में आया तुमको पीयूष कुमार? बोलो, माइक ऑन करो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या है, इसका पहले प्रयोग समझ में आ रहा है? माइक ऑन नहीं कर रहे हो, ना कोई रिप्लाई कर रहे हो, फिर भी हम बता रहे हैं। पहले आप लोग क्या करोगे, चैप्टर का नाम डालोगे, दिख रहा है। उसके बाद लेखक परिचय लिख के जावेद हुसैन का पूरा परिचय दोगे। ठीक है, इसमें जीवन परिचय भी होगा, रचनाएं भी, साहित्यिक विशेषताएं भी होंगी, भाषा शैली भी होगी। पूरा जब जीवन परिचय लिख लोगे तो उसके बाद आपका शब्दार्थ है। ठीक है, दो चीज आपको पूरी करनी है, एक शब्दार्थ और इसका जीवन परिचय। उसके बाद है आपका प्रश्नोत्तर है, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ लेना। एक बार जब पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। इसमें 2 लाइन में हमने बता भी दिया है कि जो सालिम अली थे वो क्या थे, बचपन में उनसे एयर गन से क्या होती, नीलकंठ की मौत हो जाती है। उसके बाद से ये दीवाने हो जाते हैं, पक्षियों के प्रेमी हो जाते हैं, उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। पूरी कहानी इसी पर है। फिर जैसे ही खोज करते हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं और धीरे धीरे इनको कैंसर हो जाता है, इनकी मौत हो जाती है, लेकिन कभी भी इनकी खोज पूरी नहीं हो पाई थी। समझ गए? इसमें यही बताया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर पूरा कराएंगे। थैंक यू क्लास।